फ्रेंड्स, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय राजनीतिक विचारक में कौटिल्य के राजनीतिक चिंतन का अध्ययन करेंगे। भारतीय राजनीतिक चिंतन के इतिहास में कौटिल्य का महत्वपूर्ण स्थान है। कौटिल्य को आधुनिक युग कौटिल्य के लिए कहा जाता है कि जिस तरह से मैकियावेली ने अपना यथार्थवादी चिंतन प्रस्तुत किया है पश्चिमी राजनीतिक चिंतन में, उसी तरह से कौटिल्य का चिंतन भी यथार्थवादी था। इन्हें कई नामों से पुकारा जाता है, चाणक्य और कौटिल्य। इनका नाम जो इनके माता पिता के द्वारा रखा गया था वह था विष्णुगुप्त। जनक की संतान होने के कारण इन्हें चाणक्य कहा जाता है और जिस वंश में ये उत्पन्न हुए थे वह कौटिल वंश था, इसीलिए इन्हें कौटिल्य कहा जाता है। यानी कौटिल ब्राह्मण वंश में इनका जन्म होने के कारण इन्हें कौटिल्य, चणक का पुत्र होने के नाते चाणक्य और विष्णुगुप्त इनका नाम था। कौटिल्य के जीवन के बारे में जितना परिचय मिलता है उससे यह स्पष्ट होता है कि वे एक गरीब ब्राह्मण थे, देखने में कुरूप थे, लेकिन बहुत ही तीक्ष्ण इनकी बुद्धि थी। मगध के राजा नंद के द्वारा इन्हें बहुत अधिक अपमानित किया गया और उस अपमान के बाद इनके द्वारा यह प्रण लिया गया कि जब तक वे नंद वंश का नाश नहीं कर देंगे तब तक वो चैन से नहीं बैठेंगे। अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए उन्होंने एक बालक को चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बना दिया, उन्हें प्रशिक्षण दिया और चंद्रगुप्त के माध्यम से ही उनके द्वारा नंद को पराजित किया गया। कौटिल्य के लिए कहा जाता है कि उनके द्वारा कभी भी कोई पद ग्रहण नहीं किया गया, यानी वो चंद्रगुप्त को राजा जरूर उनके द्वारा बनाया गया था, लेकिन वे चंद्रगुप्त के दरबार में कोई मंत्री या कोई अमात्य नहीं बने, बल्कि राज्य के बाहर एक कुटिया बनाकर ही उनके द्वारा अपना जीवन व्यतीत किया गया। कौटिल्य अपनी कूटनीति, शासन कला, अपने बुद्धि चातुर्य के लिए प्रसिद्ध था और उसे अपनी बुद्धि पर बहुत अधिक विश्वास था और उसी बुद्धि चातुर्य को अपनाते हुए कौटिल्य के द्वारा अपना जो दर्शन है वह प्रमुख रूप से प्रस्तुत किया गया है। भारतीय राजनीतिक चिंतन के इतिहास में यूँ तो बहुत सारे विचारक हैं। अपने सिलेबस में 3 विचारक हैं, मनु, शुक्र और कौटिल्य। इन प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतकों के इतिहास में कौटिल्य का स्थान अग्रगण्य माना जाता है। उनके द्वारा इस बात को स्वीकार किया गया कि विवेक के बल पर कुछ भी परिवर्तित किया जा सकता है, यानी अगर कोई विवेक संपन्न है तो वह कितना भी कोई सामने वाला शक्तिशाली हो, उस शक्तिशाली को भी पराजित कर सकता है। कौटिल्य के द्वारा जो अपनी रचना लिखी गई है उस रचना का नाम है अर्थशास्त्र। यह रचना राजनीति पर लिखी गई एक सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ माना जाता है। इस रचना में 15 अधिकरण, 150 अध्याय और इसके 18 प्रकरण हैं। अगर हम इसके अलग अलग प्रकरणों के बारे में या अलग अलग इसके जो 15 अधिकरण हैं उनके बारे में अगर देखें तो पहले अधिकरण में राजा और राजतंत्र से संबंधित चित्रण है। दूसरे अधिकरण में शासन से संबंधित जो भी समस्याएं आती हैं उनका चित्रण है। तीसरे अधिकरण में दीवानी, फौजदारी और निजी कानून। चौथे और 5वें अधिकरण में अमात्यों के कर्तव्यों की बात की गई है। छठे अधिकरण में राज्य के जो 7 अंग हैं जिसे हम सप्तांग सिद्धांत कहते हैं उसके बारे में बताया गया है। 7वें अधिकरण में समयानुकूल विदेश नीति के अंतर्गत षड्गुण्य सिद्धांत की चर्चा है। 8वें अधिकरण में जो शासक और मंत्रियों में बुराइयां आती हैं उनके बारे में है। 9वें में अभियान और आक्रमणों के बारे में चित्रण है। 10वें अधिकरण में युद्ध का। 11वें अधिकरण में भेद नीति और कूटनीति का। 12वें अधिकरण में दुर्बल राजा का। 13वें अधिकरण में शत्रु के दुर्गों को प्राप्त करने। 14वें अधिकरण में गुप्त व्यवहारों की विवेचना।
और 15वें अधिकरण में अर्थशास्त्र का विवेचन किया गया है। इस रचना में राजनीतिक समस्याओं और उनके समाधान का बहुत अच्छा चित्रण कौटिल्य के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। और कौटिल्य स्वयं यह मानकर चलते हैं कि पृथ्वी को प्राप्त की रक्षा करने के लिए जितने भी अर्थशास्त्र प्राचीन आचार्यों द्वारा लिखे गए हैं, प्राय उनको संग्रहित कर कर एक अर्थशास्त्र बनाया गया है। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र की विषय वस्तु। अर्थशास्त्र की विषय वस्तु इस प्रकार है। पहला है दंड नीति की प्रधानता अथवा धर्म और राजनीति का पृथक्करण। कौटिल्य के द्वारा दंड नीति को प्रधान माना गया है, यानी सर्वोच्च शक्ति को वे प्रधान मानते हैं और उनके द्वारा इस बात को स्वीकार किया गया है कि दंड के माध्यम से जो राजनीतिक सत्ता है वह महत्वपूर्ण बन सकती है। यहाँ वे शासक को नीति पर चलने की बात नहीं कहते हैं, वो कहते हैं दिखाने के लिए राजा नीति पर चले, लेकिन अगर किसी लक्ष्य की प्राप्ति अनीति से भी हो सकती है तो अनीति का सहारा शासक ले सकता है। जैसा कि इस संबंध में वो कहते हैं जो प्राप्त नहीं हो उसे प्राप्त करना, प्राप्त किए हुए की रक्षा करना, रक्षित की वृद्धि करना और बढ़ी हुई सुख समृद्धि को यथा योग्य साधनों में प्रयुक्त करना ही दंड नीति है। यानी जो हमारे पास नहीं है हम उसे प्राप्त करने की कोशिश करें, जो है उसकी रक्षा करें और जो जिसकी रक्षा कर रहे हैं उसे उस रक्षा में और वृद्धि करें, बड़ी हुई सुख समृद्धि जो है उसको और भी अधिक योग्य साधनों में प्रयुक्त करें। यह प्रयास जो है वह दंड है। नेक्स्ट है अर्थ प्रधान राजनीति। दूसरी विषय वस्तु के अंतर्गत दूसरा जो बिंदु है वो है अर्थ प्रधान राजनीति। कौटिल्य की जो राजनीति है वह अर्थ प्रधान है। जैसे व्यक्ति के 4 पुरुषार्थ मनु ने भी बताए थे और 4 ही पुरुषार्थ कौटिल्य भी बताते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अर्थ इतना अधिक महत्वपूर्ण है कि अर्थ के माध्यम से ही व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, क्योंकि व्यक्ति के पास अगर अर्थ है तभी वो दान दे पाएगा, तभी वो यज्ञ कर पाएगा और दान देगा, यज्ञ करेगा तभी वह मोक्ष की प्राप्ति भी कर पाएगा। तो यानी कौटिल्य के द्वारा यह माना गया है कि अर्थ यानी धन व्यक्ति के लिए भी आवश्यक है और राज्य के लिए भी आवश्यक है। जैसे इस संबंध में कौटिल्य के द्वारा इस बात को माना गया है कि मनुष्यों के व्यवहार अथवा जीविका को अर्थ कहते हैं। मनुष्यों के पास जो भूमि है उस भूमि को प्राप्त करने वाला अथवा उपायों की विवेचना करने वाला जो शास्त्र है वह अर्थशास्त्र है। यानी राज्य तभी सुदृढ़ बनेगा जब वो आर्थिक दृष्टि से संपन्न होगा। वो कोई योजना तभी कार्यान्वित कर पाएगा जब वह आर्थिक दृष्टि से संपन्न होगा। अगर आर्थिक दृष्टि से वो संपन्न नहीं है तो किसी भी तरह की योजना को कार्यान्वित करना उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा। तो यानी वह अर्थ प्रधान राजनीति को स्वीकार करता है। नेक्स्ट है शासन कला का व्यवहारिक ग्रंथ। अर्थशास्त्र शासन कला पर लिखा गया एक सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है। एक ऐसी रचना है जिसमें शासन संबंधी सभी समस्याओं का बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है। कूटनीति, गुप्तचर व्यवस्था, युद्ध व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, करारोपण, वाणिज्य, व्यापार आदि का बहुत अच्छा चित्रण हमें इस रचना में दिखाई देता है। नेक्स्ट है राजतंत्र का समर्थन। कौटिल्य के द्वारा राजतंत्र का समर्थन किया गया है, यानी वो एक व्यक्ति के शासन को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और उनका यह मानना है कि मनुष्य अपने उद्देश्य की पूर्ति तभी कर पाता है जबकि उसका एक स्वामी हो। समाज में अगर स्वामी नहीं है तो समाज में अराजकता की स्थिति आ सकती है। तो समाज को अराजक स्थिति से रोकने के लिए, समाज को अव्यवस्थित स्थिति से रोकने के लिए वे राजतंत्र के समर्थन की बात करते हैं। नेक्स्ट है यथार्थवादिता। यथार्थवादी है कौटिल्य की अर्थशास्त्र, यानी कौटिल्य का चिंतन जो है वो यथार्थवादी है। जो चीज़ जैसे दिखाई दी उसका ही वैसा का वैसा चित्रण उन्होंने किया और उन्होंने जो चीज़ वास्तव में हम प्राप्त नहीं कर सकते उसे अस्वीकार किया है। यानी राजा ईश्वर से उत्पन्न है या ईश्वर का प्रतिनिधि है
या देवता है, इस बात को एक तरह से कौटिल्य के द्वारा नकारा गया है। और वो कहते हैं दैव को प्रमाण मानने वाले पुरुषों की कार्य सिद्धि कभी नहीं होती, यानी जो व्यक्ति से केवल ईश्वर पर आधारित रहता है वह कभी अपने कार्य में सफल नहीं हो सकता। नेक्स्ट है ऐतिहासिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। कौटिल्य का दृष्टिकोण ऐतिहासिक भी है और कौटिल्य का दृष्टिकोण वैज्ञानिक भी है। इतिहास मानव बुद्धि को अभिव्यक्त करता है और इतिहास अनुभव का मार्गदर्शन है। तो इस तरह से कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि कौटिल्य की जो रचना है वह एक वैज्ञानिक, एक सर्वश्रेष्ठ रचना के रूप में हमें दिखाई देती है। धन्यवाद।